हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनोचिकित्सा यानी साइकोथेरेपी के बारे में। और हम शुरुआत करते हैं इसके परिचय से। मनोचिकित्सा क्या होती है? मनोचिकित्सा का अर्थ होता है कि लोगों की मानसिक समस्याओं को समझना और उन समस्याओं का समाधान करना। यह एक सामान्य सा शब्द होता है जिसका तात्पर्य है एक मनोचिकित्सक और रोगी के बीच में एक साधारण सी बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, जिसमें मनोचिकित्सक सहानुभूति के द्वारा और सलाह देकर पेशेंट को अपने विश्वास में लेता है और उसकी विभिन्न जो परिस्थितियां हैं और उसके व्यवहारों को, भावनाओं को और विचारों को बातचीत के ज़रिए समझने का प्रयास करता है। पेशेंट भी डॉक्टर के साथ बातचीत करके पूरा आत्मसम्मान जब अनुभव करता है, आत्मविश्वास के साथ इन सभी बातों को स्वतः ही कहता रहता है और डॉक्टर उसकी मनोदशा को उन बातचीत के ज़रिए समझने का प्रयास करता है। और साइकोथेरेपी जो होती है उसके द्वारा जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ पेशेंट के जीवन में आती है उसके प्रति किस प्रकार से अनुक्रिया की जाए और अपने जीवन पर नियंत्रण, संतुलन और समायोजन के कौशल की क्षमता को इस साइकोथेरेपी के द्वारा पुनः विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी के बारे में। और अब हम इसको समझने के लिए कुछ परिभाषाओं को और जानते हैं, जिससे हमें साइकोथेरेपी को समझने में और आसानी होगी। मानसिक रूप से अस्वस्थ और सांवेगिक रूप से विक्षुब्ध व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक विधियों से जो उपचार किया जाता है वो ही मनोचिकित्सा होती है। यानी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, बीमार है, विकार है और जिनमें संवेग का अतिरेक पाया जाता है, उन पर नियंत्रण नहीं है, क्रोध, गुस्सा, प्रेम, इन सभी की अतिरेकता जब होती है तो वह विक्षुब्ध व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक जो विधियां होती हैं उनके द्वारा उपचार करना, इलाज करना ही मनोचिकित्सा कहलाता है। मनोचिकित्सा में नैदानिक मनोवैज्ञानिक यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा भी अपने प्रोफेशनल स्किल्स के द्वारा मानसिक और सांवेगिक रूप से विक्षुब्ध व्यक्ति के जो व्यवहार होता है उसको प्रभावित करके सही करने का प्रयास किया जाता है। और मुख्य परिभाषा है जो रोटर महोदय के द्वारा 1976 में दी गई थी, वो इस तरीके से है। साइकोथेरेपी में मनोवैज्ञानिक सुनियोजित क्रिया से व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने का प्रयास करता है जो उसकी ज़िंदगी को भीतर से और अधिक खुश बना देता है। यानी कि जो रोगी व्यक्ति होता है वह उदास होता है, अपने जीवन से निराश होता है, हीन भावनाओं का शिकार होता है। तो साइकोथेरेपी के अंदर डॉक्टर का यह प्रयास रहता है कि वह इस तरह से अपने इलाज की एक सुनियोजित क्रिया उस पर अप्लाई करता है जिससे धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है और वह अपनी ज़िंदगी को और खुशगवार महसूस करता है। अगली परिभाषा है निट्चिल, वार्नस्टीन और मिलिक के। इनके अनुसार कि मनोचिकित्सा में कम से कम 2 सहभागी होते हैं, जिसमें से एक को मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है और दूसरा जो होता है उसको समायोजन में समस्या होती है। और इस समस्या को कम करने के लिए दोनों के मध्य में, दोनों के बीच में एक पोषक व उद्देश्यपूर्ण संबंध होता है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है जिससे वे एक अपनी समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से बताता है और दूसरा उस समस्याओं को समझते हुए इलाज की प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू करता है। तो इस तरीके से इस पद्धति के द्वारा भी रोगी का इलाज किया जाता है। तो ये हो गई परिभाषाएं मनोचिकित्सा को और समझने में हमें आसानी हुई। और अब हम चलते हैं मनोचिकित्सा के लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य हैं, उसके बारे में जानेंगे। मनोचिकित्सा का जो उद्देश्य होता है कि क्यों की जाती है, तो इसके द्वारा जो रोगी होता है
उसमें जो मानसिक विक्षुब्धता होती है, संवेगों की अतिरेकता होती है और उनमें जो स्नायु विकृतियाँ होती है, तो उनको ठीक करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए यह साइकोथेरेपी की जाती है। तो इसका जो लक्ष्य होता है वो खूब सारे लक्ष्य होते हैं इसके, लेकिन जो प्रमुख लक्ष्य हैं उनके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है कि सही कार्य करने की प्रेरणा। मनोचिकित्सा के द्वारा रोगी के इलाज में ये कोशिश की जाती है कि वह सही कार्य करता रहे, उसमें सही कार्य करने की प्रेरणा भीतर से ही विकसित होने लग जाए। वह अपने आप का ही मूल्यांकन करके सही गलत का फैसला करके यह तय करे कि जो चीज़ गलत है वो उसे नहीं करनी है और जो कार्य सही है, सबके हितार्थ है, वही कार्य उसे करने हैं। तो मनोचिकित्सक का यह उद्देश्य रहता है कि रोगी का इलाज इस प्रकार से करे कि उसमें जो सही काम करने की प्रेरणा और बलवती हो जाए। नेक्स्ट सेकंड है तीव्र भावों की अभिव्यक्ति कर सांवेगिक दबावों को कम करना। मनोचिकित्सा के अंतर्गत जो रोगी होते हैं उनमें जो सांवेगिक अशांति होती है उसकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। संवेग जैसे क्रोध है, झगड़ा, लड़ाई, प्रेम, इन सब की अतिरेकता ये सांवेगिक अशांति उत्पन्न करते हैं। तो इलाज के दौरान सांवेगिक अशांति की मात्रा को इतना कम कर दिया जाता है कि डॉक्टर आराम से इलाज कर सकता है और जो पेशेंट होता है वह भी डॉक्टर को कोऑपरेट करने लग जाता है। जब पेशेंट डॉक्टर को कोऑपरेट करता है तो डॉक्टर के द्वारा जो दिया गया इलाज है, जो सलाह है, वह पेशेंट शीघ्रता से मानता है और उसको फॉलो करने का प्रयास करता है, जिससे धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लग जाता है और डॉक्टर का प्रयास रहता है कि ये परिवर्तन स्थायी रूप से आ जाए। और धीरे धीरे रोगी भी यह समझने लग जाता है कि डॉक्टर जो है उसके एक दोस्त की तरह है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो उसमें भी अपने आप ही यह सांवेगिक स्थिरता भी उत्पन्न हो जाती है और उसके व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन आने लगता है, जो कि इलाज में बहुत ही लाभदायक होता है और रोगी अपनी पूर्ववत स्थिति में जल्द ही आ सकता है। तो ये भी लक्ष्य होता है इसका। और तीसरे नंबर पर आता है रोगी की अंतः शक्ति का वर्धन करना। मनोचिकित्सकों की सामान्यतः यह मान्यता होती है कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में एक विकास की एक रेखा होती है कि मुझे अपने जीवन में ये उपलब्धि हासिल करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन जब यह सामान्य वर्धन प्रक्रिया रुकने लग जाती है, कहीं अवरोध उत्पन्न होने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर मन, स्नायु विकृति और कई अन्य मानसिक रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो मनोचिकित्सा का उद्देश्य ये होता है कि उसमें अंतः शक्ति का वर्धन किया जाए और उसमें विश्वास जगाया जाए कि वह उस अपनी जो मंजिलें या अपने जो लक्ष्य जीवन के निर्धारित किए हैं, चाहे विकासात्मक लक्ष्य हैं, तो वह उन्हें धीरे धीरे अपने आत्मशक्ति को प्रेरित करके और प्रयास करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। तो यह अंतःशक्ति यदि रोगी में उत्पन्न हो जाती है तो रोगी जो है वह जल्द ही स्वस्थ हो सकता है। नेक्स्ट है सूझ उत्पन्न करना। जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं उनमें सूझ उत्पन्न करना मुख्य लक्ष्य हो सकता है, क्योंकि सूझ यदि उत्पन्न हो जाती है तो रोगी आत्म मूल्यांकन कर सकता है और उसमें आत्मज्ञान विकसित हो सकता है। यदि आत्म मूल्यांकन करना सीख जाए तो वह रोगी जो अपना व्यवहार करेगा, जो असामान्य व्यवहार करता है, उसमें स्वयं ही वह भीतर ही भीतर मूल्यांकन करेगा कि उसका व्यवहार क्या सही है या उसके द्वारा जो हरकतें की जा रही वह सही है, या उसके जो विचार दिमाग में चल रहे हैं, उसकी भावनाएं जो चल रही हैं, उनमें से क्या उचित है और क्या अनुचित है। सिगमंड फ्रॉयड ने भी ये सूझ उत्पन्न करने वाला जो पॉइंट है कि उसमें सूझ उत्पन्न करना हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यदि सूझ उत्पन्न हो जाती है तो रोगी शीघ्र ही ठीक हो सकता है और उसका व्यवहार संतुलित हो सकता है। तो ये सिगमंड फ्रॉयड ने भी इस पॉइंट पर बहुत अधिक बल दिया था
और उन्होंने कहा था कि जो अचेतन मन के जो प्रभाव होते हैं उसमें वह मूल्यांकन करे और आत्मज्ञान के द्वारा ही अपने व्यवहार को नियंत्रित करे, तो उसमें जल्द ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। विरेचन को प्रोत्साहित करना। विरेचन का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना या अभिव्यक्त करना। तो चिकित्सक की प्रेजेंस में जब पेशेंट अपने संवेगों को, अपने विचारों को, अपने भावों को खुलकर अभिव्यक्त करता है, उसे ही हम विरेचन कहते हैं। जब विरेचन की प्रक्रिया होती है तो पेशेंट के कई दबे हुए संवेग, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चीज़ चाहते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती है वह पूर्ण नहीं होती है, लेकिन समय के साथ साथ हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन वे चीज़ें हमारे अचेतन मन में जा कर के इकट्ठी होती रहती हैं और धीरे धीरे हमारे व्यवहार को इस प्रकार से प्रभावित कर देती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि किस कारण से हमारा व्यवहार बदलता जा रहा है। तो ये जो दबे हुए संवेग होते हैं, इनको जब अभिव्यक्त कर देते हैं, जिसका हमें मालूम ही नहीं होता है कि ये संवेग हमारे मन में अभी भी चल रहे हैं, तो ऐसे संवेगों को अभिव्यक्त करने से वे दुखदायी भी हो सकते हैं और किसी प्रकार से परेशान करने वाले संवेग भी हो सकते हैं। तो इससे डॉक्टर को समझने में ये मदद मिलती है कि उनका व्यवहार किस वजह से है, उनके कारणों को समझने में मदद मिल सकती है। फिर मनोचिकित्सा का उद्देश्य होता है कि जो पेशेंट है उनमें अवांछित और अनुचित आदतों को परिवर्तित करना। पेशेंट के अंदर बहुत सारी अनुचित आदतें होती हैं, उनको बदलना होता है। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि ऐसी परिस्थितियां रोगी के वातावरण में बना दी जाती है जिससे जो रोगी होता है वह अवांछित, अनुचित और संकट उत्पन्न करने वाली, यानी परेशानियां उत्पन्न करने वाली जो उसकी आदतें होती है उसको धीरे धीरे हटाने लगता है और नई आदतें उसमें पनपने लग जाती है। यह साइकोथेरेपी के जरिए ही किया जाता है कि उसमें कई तरह की थेरेपी की जो विधियां होती हैं उनको अपना करके रोगी का इलाज किया जाता है, जिससे वह अवांछित अपने व्यवहारों को भूलने लग जाता है, उनमें नई अच्छी आदतों का विकास होने लग जाता है। इसमें पुनर्बलन का भी डॉक्टर के द्वारा उपयोग किया जाता है, जिससे उसे मोटिवेट किया जाता है और अच्छी आदतें सिखाने का प्रयास किया जाता है। तो यह साइकोथेरेपी के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट उद्देश्य होता है अंतर्वैयक्तिक जो संबंध होते हैं उस पर बल दिया जाना। साइकोथेरेपी का एक यह भी उद्देश्य होता है कि जो रोगी का व्यवहार होता है वह व्यवहार उसके चिंतन से प्रभावित होता है, यानी वह वैसा व्यवहार करता है जैसा वह सोचता है, और उसका व्यवहार जो है वो किस तरह चिंतन के अलग अलग पहलुओं पर निर्भर करता है। चिंतन की अतिरेकता होगी तो व्यवहार में भी अतिरेकता आ जाएगी। इससे जो रोगी है, पेशेंट है, उसका दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार से रिलेशन है, किस प्रकार से उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो इस संबंध को सहज बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यदि उनके बीच में आपसी जो लोग हैं उनके और पेशेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप कम होगा, वह बातचीत करेगा तो उसके मन की जो बातें हैं वह बाहर निकलेगी और वह अपनी जो भीतर ही भीतर जो समस्याएं चल रही है उससे मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में रोगी के सामाजिक वातावरण में परिवर्तन करना। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो पेशेंट है उसका सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाना भी होता है, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसकी वास्तविक भलाई भी तभी होती है जब वह अपना जो डेली रूटीन का काम है वो एकदम सही से समायोजित रूप से चला सके। सुबह उठ करके क्या काम करना है, नित्य दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, लोगों के साथ इंटरेक्शन किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से उसकी बातचीत होनी चाहिए, व्यवहार का संतुलन और संवेगों का संतुलन होना चाहिए। तो यह जो सामाजिक वातावरण में उसका इंटरेक्शन में जो चेंज आता है, यह भी इसका मुख्य लक्ष्य होता है। साइकोथेरेपी का नेक्स्ट लक्ष्य है रोगी की चेतना अवस्था में सकारात्मक परिवर्तन करना। रोगी की जो चेतन अवस्था होती है, हम जानते हैं कि मनुष्य की जो 3 अवस्थाएं दी गई है साइकोडायनेमिक के अंतर्गत, ईड है, इदम अहम और परम अहम।
तो इदम को हम कहते हैं चेतन अवस्था, यानी जो हम है उस जिस वक्त हम महसूस कर रहे हैं वह चेतन अवस्था होती है। तो उस चेतन अवस्था में उसका व्यवहार परिमार्जित किया जाए, उसमें परिवर्तन किया जाए, क्योंकि पेशेंट जिस वक्त जिस कंडीशन में मौजूद होता है उस वक्त वह वैसा व्यवहार करता है जो उसकी कल्पनाओं में चल रहा होता है, लेकिन मौजूदा हकीकत परिस्थितियों में वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो उसकी चेतन अवस्था में ही उसके व्यवहारों का परिमार्जन किया जाता है, व्यवहारों पर नियंत्रण क्षमता बढ़ाई जाती है, सृजनात्मक क्षमता बढ़ाई जाती है, आत्मबोध में वृद्धि की जाती है। तो वह अपने मनन के द्वारा और चेतना का विस्तार करते हुए ये समझने लग जाता है कि चेतन स्थिति क्या है, उसको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। 10वां पॉइंट है आदतों को बदलने में मदद करना। तो हमने देखा था कि जैसा कि रोगी की जो आदतें होती है, बुरी आदतें होती है, या उनके संवेगात्मक अस्थिरता के कारण, विक्षुब्धता के कारण जो आदतें विकसित होती है, कभी कभी वह एक ही कार्य बार बार किए जाता है, या फिर कुछ भी अनाप शनाप बोलना, बड़बड़ाना होता है। तो इस तरह की विभिन्न आदतें होती है, अपना खुद का ख्याल नहीं रखना होता है, या जो कार्य उसको बहुत पहले अतीत में करना था वो वर्तमान में कर रहा होता है। इस प्रकार की जो आदतें होती है जो उसके वर्तमान को प्रभावित करती है, तो इन आदतों को बदलने में मदद करना भी साइकोथेरेपी का एम होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास में परिवर्तन हेतु उम्मीद और विश्वास को विकसित करना। तो रोगी के अंदर जो परिवर्तन उसके जीवन में आने वाला होता है उसके प्रति उम्मीद विकसित की जाती है, ये आशा उत्पन्न की जाती है। चिकित्सक जो होता है हर तरह से ये प्रयास करता है कि उसके अंदर एक विश्वास कायम हो जाए कि मैं बदल सकता हूँ, या मैं ठीक हो सकता हूँ, या उसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर को वह अपना दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी समझने लगता है, और वह उसको इलाज में भी कोऑपरेट करता है, उसकी बातें मानता है, क्योंकि उसको उस पर भरोसा हो जाता है, और जिससे उसके व्यवहार में धनात्मक परिवर्तन आता है, और जो उसकी सांवेगिक जो समस्याएं हैं वह धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो इस प्रकार से ये सभी साइकोथेरेपी की एम्स हैं, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं कि साइकोथेरेपी के द्वारा किसी पेशेंट का सही इलाज करके उसके बिहेवियर में किस प्रकार से चेंज करके उसको पुनः ठीक किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने साइकोथेरेपी का इंट्रोडक्शन, उसके डेफिनेशन और उसके एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। अब साइकोथेरेपी की कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।